Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that from my last video you have gained lots of informations and idea about how the question is being asked in a Prometric level exam. So guys, without any delay, let's start with our today MCQs. So guys, today MCQs will be based on our biochemistry questions. गाइज आज की वीडियो में हम प्रोमेट्रिक लेवल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि DHA हैड MOH QCHP एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चंस में करेक्ट आंसर्स डिस्कस किया जाएगा प्लस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और लास्ट में we will be having a diagnostic based questions. So without any delay, let's start with our MCQ series that is based on biochemistry. So guys, our first question is, proper functioning of Krebs cycles does not occur with deficiency of which vitamin? So I hope so you know what is Krebs cycle. वो तो बहुत basic है. It isn't a basic. So क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। तो टीसीए साइकिल इज एन फंडामेंटल सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं दैट इज यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू जनरेट एनर्जी। तो दिस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो जिसके वजह से क्रेब्स साइकिल के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो गाइस करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के एंड थायमाइन। थायमाइन मीन्स विटामिन B1। गाइस हमें विटामिन के सारे केमिकल नेम भी पता होने चाहिए। सो गाइस द करेक्ट ऑप्शन इज थायमाइन। थायमाइन एक इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। इसकी डिफिशिएंसी से एनर्जी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए तो करेक्ट आंसर इज थायमाइन, करेक्ट ऑप्शन। Moving to the next question, a considerable rise in the blood NPN level, that is non-protein nitrogen level, particularly due to urea and creatinine in a kidney insufficiency is called. So a considerable rise in the blood NPN level, particularly due to urea and creatinine in a kidney insufficient is called. So first of all guys, what do you mean by NPN? NPN is a non-protein nitrogen in a blood, refers to nitrogen containing compound other than protein, primarily waste products from protein metabolism like urea, creatinine, uric acid and ammonia, used historically to assess kidney function. While the burn means blood urea nitrogen test is now more common, therefore elevated NPN level generally signal kidney issue like uremia. Has healthy kidney efficiently filter the substance out. मीन्स अगर आपकी किडनी अच्छी है तो ये सब्सटेंस इजीली फिल्टर हो जाते हैं, बट इफ द किडनी इनसफिशिएंसी और फिल्ट्रेशन वर्क प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो ये बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाता है। तो अगर किडनी इनसफिशिएंट में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने को यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एजोटीमिया। उसे हम कहते हैं एजोटीमिया। सॉरी, जब किडनी प्रॉपर्ली वेस्ट फिल्टर नहीं कर पाती ना, तब जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जैसे यूरिया और क्रिएटिन ब्लड में बढ़ जाते हैं, तो फिर हम उसी कंडीशन को एजोटीमिया कहते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which abnormality of protein is observed due to defective immune system, example in malignancy and AIDS? Options are hypoalbuminemia, hyperalbuminemia, hypogammaglobulinemia और hypergammaglobulinemia। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस?
इम्यून के रिलेटेड है, तो इम्यून के रिलेटेड है तो क्या होगा, गामा ग्लोबुलिन ना गाइस, गामा ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज होते हैं। जब इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होने पर एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। अगर इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव हो गया तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कम हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइपोगामा ग्लोबिनीमिया। इतना इजी क्वेश्चन। So next, respiratory alkalosis means blood in respiratory alkalosis blood pH is, तो respiratory alkalosis क्या होता है गाइस, तो respiratory alkalosis में CO2 कम हो जाते हैं हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। CO2 कम होने पर pH क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी ब्लड क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, हाई। पीएच क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में हाई हो रहा है। सो यहाँ पे दिया भी है आपको शॉर्ट तरीका याद करने का, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। थ्रू दिस शॉर्टकट यू कैन इजीली रिमेंबर कि मेटाबॉलिक, कि इसके बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है तो पीएच कैसा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रहा है तो ब्लड पीएच कैसा होगा, CO2 का लेवल कैसा होगा, हाई होगा कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है तब पीएच कैसा होगा। तो फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू कैन मेक 10 more questions related to it. Okay guys, let's move to the further question. Question number 5, in fibrocystic disease of the pancreas, which instrument is used to stimulate the production of sweat to measure the sodium and chloride concentration? सिस्टिक फाइब्रोसिस में स्वेट में सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा होते ही है, इसलिए मेजरमेंट के लिए हम सोडियम क्लोराइड एनालाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस एनालाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोर रिलेवेंट आंसर होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस एनालाइजर। सोडियम क्लोराइड एनालाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस एनालाइजर है तो वो स्पेसिफिक उसी के लिए है, तो हम वही यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर है सिस्टिक फाइब्रोसिस एनालाइजर। सो गाइस, अगर आपको क्वेश्चंस के लेवल डिफ़िकल्ट लेवल्स क्वेश्चंस इजीली समझ में आ रहे हैं, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ गाइस कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। So guys, if you find my video helpful while preparing your exam, so please share to your friends who is preparing for Prometric exams, and do comment what type of questions do you feel is this, is it tough or a hard or an intermediate level questions. So guys, let's move to the next questions. Amino acids which is associated with risk of myocardial infarction. Myocardial infarction means the disease related to heart. Amino acids which is associated, there are total of 20 standard amino acids. Among them there is it is subdivided into essential amino acids and non-essential amino acid. So I have already given you the list of essential as well as non-essential amino acids. So we must, means it is 100% we must know all of them. नेम से पता होने चाहिए कि एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या आते हैं और नॉन एसेंशियल में क्या आते हैं. सो अमंग दिस हार्ट के रिलेटेड जो होता है वो होमोसिस्टीन होता है. सो आवर करेक्ट आंसर इज होमोसिस्टीन. एक्चुअली क्या होता है ना, हाई होमोसिस्टीन लेवल ब्लड वेसल को डैमेज करता है और क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ता है, इसलिए हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज होता है. इसके लिए तो करेक्ट आंसर इज होमोसिस्टीन विच इज रिलेटेड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नाउ दिस इज रिलेटेड टू ट्यूमर मार्कर. ट्यूमर मार्कर में क्वेश्चन क्या पूछे हैं, अल्फा फिटोप्रोटीन इज एसोसिएट विद कैंसर ऑफ. अल्फा फिटोप्रोटीन है ये means AFP is associated with cancer of. So guys, this is a theory based question. हमें ये we have to remember this. Options are colony, trophoblast, liver or thyroid. For your reference, I have given you a picture of different basic tumor marker and the shortcut to remember them. So guys, AFP एक ट्यूमर मार्कर है जो मेनली क्या हेप्टोसेल्युलर कार्सिनोमा मीन्स लिवर कैंसर में इंक्रीज्ड होता है. It is very easy to understand. It is very easy if we remember based on the mnemonics. CEA is used. Means CEA tumor marker is related to lungs and stomach. CA 19.9 is related to pancreas. 9 means का 9 का शेप को अगर उल्टा लिख देंगे तो it will look like a pancreas. That's why we can remember like that also. CA 15.3 अगर हम उसे 3 को ऐसे नीचे की तरफ लिख तो ब्रेस्ट का शेप बनेगा, तो वो एक ब्रेस्ट कैंसर के फॉर्म ट्यूमर मार्कर है. फिर बीटा HCG, तो H फॉर हाइडेटिव फॉर्म मोल, C फॉर क्रोनिक कार्सिनोमा और G फॉर गोनाडल जर्म ट्यूमर के फॉर्म में हम इसे रिमेम्बर कर सकते हैं. एंड AFP, तो जो F और P का अगर हम उल्टा करके लिखेंगे it will look like an liver. The AFP is related to liver. The correct answer is liver. थ्रू शॉर्टकट्स और निमोनिक्स के थ्रू हम इजीली ये सब को याद है. ये तो मैंने सिर्फ 5 बेसिक ट्यूमर मार्कर दिए. देयर आर वेरियस वेरियस ट्यूमर मार्कर्स जो कि हमें याद होने चाहिए. Sorry. So guys, next question is renal threshold of a substance is dash concentration of that substance begins to appear in urine. It is a simple. अगर आपको renal threshold मालूम है, what is renal threshold, you can easily mark this question. So guys, for your reference, I have given a definition of renal threshold. The renal threshold is an blood concentration level of a substance, like substance जैसे कि glucose हुआ, amino acid हुआ या water, above which the kidney start removing it into the urine, meaning reabsorption back into blood becomes incomplete, leading to excretion. Different substances have different thresholds, with essential ones like glucose reabsorbed at high level, while waste like urea is removed at lower concentration. And when the glucose threshold around 180 mg per dl is exceeded, it causes glycosuria, a key sign of diabetes. इन शॉर्ट गाइज, अगर रीनल थ्रेशोल्ड क्या है, जैसे कि हमारे किडनी जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन करता है. टाइम आता है कि किडनी अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही मीन्स रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक पॉइंट, किडनी को भी एक लिमिट होता है, अगर वो लिमिट के बाहर जाएगा तो वो किडनी भी फिर उसको रीअब्जॉर्ब ना करके एक्सक्रीट कर देती है. सो गाइस, रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है कि जो किडनी है ना, एक लिमिट होता है, हर एक सब्सटेंस का एक लेवल होता है. अगर उस लेवल के बाहर किडनी के बाहर अगर बॉडी ने प्रोड्यूस किया है जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और अदर सब्सटेंस, तो वो किडनी रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, वो यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है. जब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि दैट पॉइंट इज नोन एज रीनल थ्रेशोल्ड. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है, हर एक सब्सटेंस का ना थ्रेशोल्ड पॉइंट अलग अलग होता है. जैसे ग्लूकोज का हाई होता है, यूरिया का यूरिया मतलब कम भी आ जाए तो भी उसका थ्रेशोल्ड अलग है. जैसे कि व्हेन द ग्लूकोज थ्रेशोल्ड जो कि अराउंड 180 mg पर dl है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, अ की साइन ऑफ डायबिटीज. मतलब कि 180 mg पर डेसीलीटर के आगे अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज गया तो फिर वो यूरिन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम उसे बोलेंगे ग्लाइकोसीरिया. सो इट इज एन इजी क्वेश्चन.
मीन्स रीनल थ्रेशोल्ड वो मिनिमम ब्लड कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसके बाद सब्सटेंस यूरिन में अपीयर करना स्टार्ट करते हैं इन अ सिंपल वे. द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन. ओके. यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किस मेटाबॉलिज्म से होता है? uric acid formation, it is an also simple. Correct option is nucleic acid. तो यूरिक एसिड का प्यूरिन से होता है, मीन्स प्यूरिन्स. तो न्यूक्लिक एसिड, तो हमारा न्यूक्लिक एसिड इज एन करेक्ट ऑप्शन. जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के जो ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड करेक्ट आंसर है. प्यूरिन मेटाबॉलिज्म यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल. Nucleic acid, how the formation take place. For your reference, you can see in the diagram. Theory based question है, easy one. Now next. Which of the following condition will elevate ionized calcium? First of all, what do you mean by ionized calcium? The ionized calcium or a free calcium is the active form of calcium in your blood, not bound to protein, crucial for nerve signals, muscle function, heart health, and blood clotting, making up about half of total blood calcium and requiring specific handling for accurate testing, especially in critical care. Unlike bound calcium attached to protein like albumin, ionized calcium is immediately usable by cells, and its level are pH dependent, meaning acidity or alkalinity affects its availability, often tested when total calcium levels are abnormal or in severe illness. So in a simple way, हाँ, इन अ सिंपल आयनाइज्ड कैल्शियम क्या एक फ्री कैल्शियम है जो ब्लड में सर्कुलेट होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ आयनाइज्ड कैल्शियम क्या होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस में एलिवेट होगा आयरन? डायबिटीज मेलिटस में नहीं होगा, हाइपरलाइपिडीमिया में भी नहीं होगा, एसिडोसिस में हो सकता है. सो गाइस, एसिडोसिस में क्या होता है ना, हाइड्रोजन आयन्स बढ़ने से कैल्शियम जो है प्रोटीन से डिटैच हो जाता है. कि एसिडोसिस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन तो अपना बढ़ रहे हैं. तो जब हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो वो अपना कैल्शियम बढ़ने से कैल्शियम क्या होगा, प्रोटीन से डिटैच हो जाएगा और फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम बहुत इंक्रीज हो जाएगा. तो एलिवेट हो रहा है, तो मीन्स हमारा आंसर इज एसिडोसिस. Okay, now this is an diagnostic based questions. My favorite one. A patient with type 2 diabetes is in for a routine examination with the physician. A series of laboratory tests are performed, include calculation of creatinine. The patient calculated creatinine is means glomerular filtration rate is 64 ml per minute. This result is most indicative of glucose. हमें क्या दिया है, ओनली ये दिया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दिया है जो कि 64 ml पर मिनट है. सो गाइस, जो कि ना नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट शुड बी ग्रेटर देन 90 होना चाहिए. और इसमें कितना दिया, 64. 60 to 89 के बीच का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट माइल्ड किडनी डैमेज को इंडिकेट करता है. तो the correct answer is mild kidney damage. I have also given the reference to for the whom who don't know type 1 diabetes and type 2 diabetes. There are various type of diabetes. Among them I have given two type of diabetes. Type 1 diabetes में body doesn't make enough insulin, and in type 2 body doesn't respond to insulin. Insulin produce हो रहा है but body is not responding to insulin. Type 1 diabetes also caused by immune system reaction, and it often start in childhood. Symptoms come on quickly and treated with insulin injection. Type 2 is lifestyle factor and genetics contribute, and more common in middle age. Symptoms develop slowly
and managed with drugs and lifestyle change. So this is the difference between two diabetes, type 1 and type 2. So guys, this was our MCQs based on biochemistry. I hope you understand them all. So guys, if you find my video helpful, please like, share and subscribe to get daily notifications about my videos. Thank you for watching guys. Hope to see you soon in the next video. And in the next video, I will be discussing about the syllabus for Prometric exams. Detailed explanation of Prometric exam.